नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्लांट टिश्यू के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिससे संबंधित हमारी ये छठी क्लास है। इससे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभजोतक ऊतक, स्टोजन थ्योरी, कार्पस ट्यूनिका सिद्धांत, पेरेनकाइमा यानी कि मर्दूतक, कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोणोतक, इनके विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। आज इस वीडियो में हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू यानी कि दर्दोतक ऊतक के विषय में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह लेक्चर है आपके नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, 11th क्लास, 12th क्लास, इनके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू यानी कि दर्दोतक ऊतक। दर्दोतक नाम, इस टिश्यू का नाम है सबसे पहले किसने दिया था? तो मेटिनियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको दर्दोतक नाम दिया था। यह प्रमुख यांत्रिक ऊतक होता है। तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं कि यांत्रिक ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख जो यांत्रिक ऊतक होता है वो स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दर्दोतक होता है। इसी की वजह से प्लांट को मजबूती प्रदान होती है। इसकी कोशिकाएं लंबी, संकरी, मोटी भित्ति वाली, दोनों सिरों पर नुकीली होती है। तो इस ऊतक के अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो लंबी होती है, संकरी होती है, यानी कि इनकी जो गुहा होती है वो बहुत ही संकरी होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, इन पे निक्षेपण मिलता है और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। अब देखो यहाँ पर इनकी संरचना हम देख सकते हैं, दो प्रकार की सेल्स इसमें मिलती है, एक तो स्क्लेरिड होती है और एक फाइबर होती है। स्क्लेरिड होती है, इसमें देखो बहुत ही पतली इसमें संकरी गुहा पाई जाती है और इसके चारों ओर जो भित्ति होती है बहुत ही मोटी होती है। और इसमें आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा रेड रेड नजर आ रहा है, ये क्या होता है? थिक सेल वॉल होती है, यानी कि इसमें निक्षेपण पाया जाता है और निक्षेपण के कारण यहाँ पर क्या हो जाते हैं? पिट बन जाते हैं, गरत बन जाते हैं और ये गरत है ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से दूसरी जो सेल्स होती है फाइबर्स, इसमें भी हम देख सकते हैं इनकी जो भित्ति होती है बहुत ही मोटी होती है और गुहा कैसी होती है? संकरी होती है और बीच बीच में क्या होते हैं? ये इसमें गरत पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति लिग्निकर्त एवं जीव द्रव रहित होती है, अर्थात मर्त होती है। तो कोशिका भित्ति होती है उस पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है और लिग्निन के निक्षेपण के कारण क्या होती है? ये मर्त होती है और इसमें जीव द्रव है वो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति पर लिग्निन के जमाव होने के कारण इस पर गर्त बन जाते हैं। तो लिग्निन का जमाव होने के कारण इस पे दो प्रकार के गर्त बनते हैं, एक तो सरल गर्त बन जाते हैं, एक प्रवेशित गर्त होते हैं। सिंपल गर्त या सरल गर्त वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, और जो प्रवेशित गर्त होते हैं जिन्हें हम बॉर्डर्ड पिट भी कहते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो सरल गर्त और प्रवेशित गर्त हैं ये पाए जाते हैं आपके दर्दोतक कोशिकाओं में। ये एक बीजपत्री पादपों की अधस त्वचा में पाई जाती है। तो इसकी उपस्थिति हमें ध्यान में रखनी है, किसमें पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, मोनोकोट प्लांट होते हैं, उनकी अधस त्वचा हाइपोडर्मिस होती है, उसमें पाए जाते हैं। अब देखो एक सेंटेंस यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी जो अधस त्वचा होती है हाइपोडर्मिस होती है, उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो उसमें कोलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक पाया जाता है। जबकि एक बीजपत्री के अंदर अधस त्वचा के अंदर दर्दोतक उत्तक पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य है पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। तो पादप जो अंग होते हैं वो मजबूती किसके कारण प्राप्त करते हैं? ये दर्दोतक उत्तक के कारण ही उन्हें प्राप्त होती है। इतनी तेज तूफान आती हैं, हवाएं चलती है, इन सभी में अपने आप को मतलब जीवित रखना, अपने आप को अपने स्थान पर खड़ा रखना पादप के लिए क्या होता है? इस उत्तक के कारण ही संभव हो पाता है। बीजों व फलों में आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करते हैं। बीज और जो फल होते हैं इनके चारों ओर दर्दोतक उत्तक से बनी हुई कवरिंग पाई जाती है और इसी कारण से क्या होते हैं? बीज और फल का जो आंतरिक संरचना होती है उनको रक्षा करते हैं। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो स्क्लेरिड होती है और एक दर्दोतक तंतु होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्क्लेरिड। इसकी उत्पत्ति ये मर्दूतक कोशिकाओं से हुई है। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्लेरिड कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे हुई है? मर्दूतक कोशिकाओं से हुई है। ये कोशिकाएं छोटी, कोशिका भित्ति अत्यंत मोटी तथा सिरे इनके नुकीले नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो आपको संरचना नजर आ रही है गोलाकार, ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? छोटी होती है कोशिका भित्ति। अब देखो यहाँ पर ये जो कोशिका भित्ति होती है, जो यहाँ पर मैं रेड रेड बना रहा हूँ, ये क्या होती है? बहुत ही मोटी होती है और सिरे इनके नुकीले नहीं होते, ये गोलाकार होती है। इस प्रकार की संरचना बन जाती है।
ये इस प्रकार की संरचना बन जाती है। गुहा संकरी होती है और कोशिका भित्ति जो होती है ये बहुत ही मोटी होती है। छोटी कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। गुहा संकीर्ण होती है, गुहा बहुत ही छोटी होती है, संकीर्ण होती है। सरल ग्रंथ इसमें पाए जाते हैं। कौन से ग्रंथ उपस्थित होते हैं? जो स्क्लेरोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें सरल ग्रंथ पाए जाते हैं। अब देखो, सिरिच एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आकृति के आधार पर दृढ़ोत्तक कोशिकाएं जो स्क्लेरिड होती है इसको निम्न भागों में बांटा। ब्रेकिस्क्लेरिड्स यानी कि स्टोन सेल्स, मैक्रोस्क्लेरिड्स, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, ट्रेकियोस्क्लेरिड्स और ओस्टियोस्क्लेरिड्स। तो ये जो सिर्च नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे निम्न भागों में बांटा। पहला है ब्रेंकीस्क्लेरिड, दूसरा है मैक्रोस्क्लेरिड, तीसरा है एस्ट्रोस्क्लेरिड्स और चौथा है ट्रेकियोस्क्लेरिड्स और पांचवा हो जाएगा ओस्टियोस्क्लेरिड। 5 भागों में इन्होंने डिवाइड किया जिनकी संरचना यहाँ पर बनी हुई है। और अब आगे हम एक एक करके इन्हीं के विषय में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकिस्क्लेरिड्स की, जिसे हम स्टोन सेल्स या ग्रिड सेल्स भी कहते हैं। इनकी आकृति गोलाकार होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी संरचना ड्रूप व स्टिल फलों की अंतः फल भित्ति में उपस्थित होती है। बहुत ही हार्ड होती है। आपने आम देखा होगा, आम के अंदर जो गुठली निकलती है वो इसी की बनी होती है, स्क्लेरिड की बनी होती है। ड्रूप एवं स्टिल फलों की अंतः फल भित्ति जो होती है उसमें पाई जाती है। और इसकी उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, बादाम, आड़ू, अखरोट, नारियल, आम, इन सभी में ब्रेंकीस्क्लेरिड पाई जाती है। और ये भी कहाँ उपस्थित होती है? अंतः फल भित्ति में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान में रखने हैं। इसी प्रकार के फल के गुद्दे में भी उपस्थित होती है। फल के अंदर जो गुद्दा पाया जाता है जिसको हम सामान्यतः खाते हैं, नाशपाती आपने खाई होगी, जिसके अंदर जो हम खाते हैं तो उसमें करकराट की आवाज़ जो थोड़ा सा हमें महसूस होता है, तो वो करकराट किसके कारण होता है? इसी स्क्लेरिड के कारण होता है। तो फल के गुद्दे में भी उपस्थित होती है स्क्लेरिड, ब्रेंकीस्क्लेरिड उपस्थित होती है। और इसके उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं, नाशपाती, चिक्कू, अमरूद, इन सभी में हम जब खाते हैं तो इनके गुद्दे में करकराट हमें महसूस होता है। तो ये इसी ब्रेंकीस्क्लेरिड के कारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मैक्रोस्क्लेरिड्स। रोड कोशिका, मेलपी की कोशिका ये इसके अन्य नाम है। और इनकी आकृति होती है छड़नुमा। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, छड़नुमा इनकी आकृति होती है। और लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की बीज चोल में स्थित होती है। अब हमने चना वगैरह देखा होगा, चना, मूंग, मटर, ये सभी देखें तो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। तो ये कवरिंग किसकी बनी होती है? मैक्रोस्क्लेरिड टिश्यू की बनी होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं, चना, मटर, मूंग, इन सभी में मैक्रोस्क्लेरिड पाई जाती है और ये इसकी संरचना होती है। तो इनके उदाहरण हमें अच्छे से ध्यान में रखने, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तीसरा प्रकार आता है एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स आकृति होती है ताराकार, यानी कि ये तारे की जैसी होती है, ये तारे के आकार की होती है। जलोदविद पादपों की पलावी पत्तियों में जो तैरती हुई पत्तियां होती है उसमें ये पाए जाते हैं। और चाय की पत्तियों में भी स्थित होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये है एस्ट्रोस्क्लेरिड, किस प्रकार की संरचना होती है यहाँ पर हम समझ सकते हैं। एस्ट्रोस्क्लेरिड ताराकार आकृति की होती है, जलोदविद पादपों की पलावी पत्तियों में पाए जाते हैं और चाय की पत्तियों में भी देखने को मिलते हैं। चौथा प्रकार आता है ट्रेकियोस्क्लेरिड्स। ट्रेकियोस्क्लेरिड कांटेनुमा द्विभुजीय कोशिकाएं होती है, द्विभुजीय कांटेनुमा संरचनाएं होती है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसे फिलीफोरम स्क्लेरिड भी कहते हैं। जलोदविद पादपों की पत्तियों में उपस्थित होती है। तो ये भी किस में पाई जाती है? जलोदविद पादपों की पत्तियों में पाई जाती है, ट्रेकियोस्क्लेरिड्स। पांचवा आता है ओस्टियोस्क्लेरिड्स। ओस्टियोस्क्लेरिड, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किसके समान होती है? अस्थि के समान होती है। हमारे जो हड्डियां होती है उसी के समान होती है। इस प्रकार की संरचना होती है इसकी। और इसकी उदाहरण है हेकिया व ओस्मेंतस की पत्तियों में उपस्थित होती है। यहाँ पर इसकी संरचना आप देख सकते हैं, ओस्टियोस्क्लेरिड्स, जिसकी आकृति अस्थि के समान होती है। हेंकिया व ओस्मेंतस नामक पादप की पत्तियों में ये उपस्थित होती हैं। तो स्क्लेरिड होती है, ये सामान्यतः हम बात करें 5 प्रकार की होती हैं। पांचों प्रकार हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और इसकी उदाहरण आपको अच्छे से ध्यान में रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दूसरा जो प्रकार आता है, यानी कि ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में। एक तो हो गई स्क्लेरिड और दूसरी होती है स्क्लेरेनकाइमाटस फाइबर्स, यानी कि दृढ़ोत्तक तंतु। इनकी उत्पत्ति है विभजोतक कोशिकाओं से होती है। इंपॉर्टेंट है, हमने अभी पीछे बात की थी कि जो स्क्लेरिड होती है इसकी उत्पत्ति पेरेन्काइमा टिश्यू से होती है, जबकि
स्क्लेरेनकाइमाटस फाइबर्स होती है, इसकी उत्पत्ति होती है विभजोतक ऊतक से, विभजोतक कोशिकाओं से, मेरिस्टेमेटिक सेल से होती है। मर्त होती हैं ये सबसे लंबी कोशिका होती हैं, मर्त होती हैं सबसे लंबी कोशिका होती हैं। और इसकी संरचना भी अभी हमने पीछे देखी थी, ये जो संरचना होती है ये वाली, ये होती है फाइबर्स की, स्क्लेरेनकाइमाटस फाइबर्स। मोटी भित्ति होती है, देखो यहाँ पर भी हम बना लेते हैं एक बार समझने के लिए। ये होती है फाइबर्स की संरचना और ये होती है मोटी भित्ति। एक बार इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा नजर आए। फिर इस पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है और इसी कारण से ये मर्त होती है, मोटी कोशिका भित्ति होती है। और इसकी गुहा जो होती है बहुत ही संकरी होती है। और गर्त कौन से पाए जाते हैं ये भी हमें ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर जो गर्त होते हैं वो होते हैं प्रवेशित गर्त, इसमें पाए जाते हैं। ये होगी कोशिका भित्ति जो कि मोटी होती है। गुहा संकरी होती है, जो गुहा होती है बहुत ही संकरी होती है और यहाँ पर ये गर्त उपस्थित होते हैं और इसकी भित्ति में सरल व परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के गर्त यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सरल और परिवेशित। इनके सिरे आपस में जुड़कर लंबे रेशे बना लेते हैं। अब देखो इसी प्रकार की दूसरी जो सेल्स होगी, दृढ़ोतक तंतु होगा, वो आगे इस प्रकार से आगे जुड़ जाएगा और ये जुड़ करके लंबे रेशे बना लेते हैं। और ये जाइलम फ्लोएम व परिरंभ में मिलते हैं। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमाटस फाइबर्स होते हैं, दृढ़ोतक तंतु, ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट के जाइलम फ्लोएम व परिरंभ जो पेरीसाइकिल होता है उसमें मिलते हैं। और आपका जूट और पटसन होता है, ये इसके मुख्य उदाहरण है, ये हमें ध्यान में रखनी है। स्क्लेरेनकाइमाटस फाइबर्स है वो जूट व पटसन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संरचना यानी स्ट्रक्चर के आधार पर दृढ़ोतक तंतु है, ये दो प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर दृढ़ोतक तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला है पोषवाह रूप तंतु, यानी कि इसे हम कहते हैं लिब्रीफोरम फाइबर्स। सरल गर्त इसमें पाए जाते हैं, गुहा संकरी होती है, इनकी गुहा संकरी होती है, अत्यंत स्थूलित लंबे तंतु होते हैं ये। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो पोषवाह रूप तंतु होते हैं ये सरल गर्त इसमें पाए जाते हैं, जबकि जो हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे उसमें परिवेशित गर्त होते हैं। पोषवाह रूप तंतु की गुहा संकरी होती है, अत्यंत स्थूलित लंबे तंतु होते हैं ये ध्यान में रखना है। और ये किस में मिलते हैं? फ्लोएम, जाइलम, प्रीरंभ, अधस्त्वचा में पाए जाते हैं। फ्लोएम, जाइलम, प्रीरंभ, अधस्त्वचा में मिलते हैं और अधिकांशतया हमें ये फ्लोएम से प्राप्त होते हैं, फ्लोएम में पाए जाते हैं। तो इस संरचना के आधार पर पहला प्रकार हो गया। दूसरा है तंतुमय वाहिनिका फाइबर ट्रेकिड्स। प्रवेशित गर्त पाए जाते हैं, इसमें गुहा चौड़ी होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है और अधिक स्थूलित छोटे तंतु होते हैं। ये जाइलम में उपस्थित होते हैं, जाइलम में पाए जाते हैं। ये तो स्ट्रक्चर के संरचना के आधार पर दो प्रकार हो गए दृढ़ोतक तंतु के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दृढ़ोतक तंतु के स्थिति के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो स्थिति के आधार पर ये तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला है पृष्ठीय रेशे। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने हैं। पृष्ठीय रेशे, बीज सतही रेशे, यानी कि जो बीज होता है, ये मान लीजिए कोई बीज है और उसके चारों ओर इस प्रकार से पाए जाते हैं जो पृष्ठीय रेशे जो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कपास के रूप में रेशे आपने देखे होंगे, जो बिनोला होता है उसके चारों ओर इस प्रकार से ये रुई जो होती है, हम सामान्य देखते हैं कपास जो होती है इसके चारों ओर कवरिंग किए हुए पाई जाती है। बीज चोल की अतिवर्धियाँ होती हैं, ये जो पृष्ठीय रेशे होते हैं ये बीज चोल की अतिवर्धियाँ होती हैं, आउटर ग्रोथ होती हैं। ये वास्तविक रेशे नहीं होते हैं क्योंकि ये लिग्निफाइड नहीं होते हैं, लिग्निन का जमाव इन पर नहीं होता, इस कारण ये वास्तविक रेशे नहीं होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है कि पृष्ठीय रेशे या कपास के रेशे ये किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। और कपास में दो प्रकार के रेशे पाए जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये वाला क्वेश्चन तो आपके फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी जो स्कूल लेक्चरर है उसके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लिंट क्या है। तो दो प्रकार के रेशे होते हैं कपास से, लिंट और फज। लिंट जो होता है ये कपड़े उद्योग में काम में लिया जाता है, कपड़े वगैरह बनाने में बुनने में काम में लेते हैं। फज जो होता है ये भराव रेशा होता है, जो रजाइया वगैरह जो गद्दे वगैरह बनाते हैं तो वो इसी फज रेशे से भरवाते हैं। तो ये ध्यान में रखना, पृष्ठीय रेशे जो बीज सतही रेशे होते हैं
कपास के रेशे इसी का एक उदाहरण है। और बीज चोल की अतिवृद्धियाँ होती हैं, वास्तविक रेशे नहीं होते, लिग्निफाइड होती हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। कपास के रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिंट और फज। लिंट जो कपड़े उद्योग में काम में लेते हैं, फज जो भराव रेशा होता है। इसी का पृष्ठीय रेशों का ही उदाहरण है एक नारियल की जटा। नारियल आपने देखा होगा, और नारियल के चारों ओर आपने वो जट वगैरह पाई जाती है, इस प्रकार से नारियल हो गया, और इसके चारों ओर इस प्रकार से ऊपर जटा पाई जाती है, ये आपने देखी होंगी। और ये जो जटा होती हैं ये मध्य फल भित्ति से विकसित होती हैं। सामान्यतः हम बात करें जो नारियल की जटा होती है ये मध्य फल भित्ति से विकसित होती हैं। ये वास्तविक रेशे होते हैं क्योंकि ये लिग्निफाइड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि नारियल की जटा होती हैं ये वास्तविक रेशे होते हैं क्योंकि लिग्निफाइड होते हैं। तो ये हो गया आपका पृष्ठीय रेशे। दूसरा प्रकार आता है दारू तंतु यानी कि जाइलम फाइबर्स। अंतः जाइलमी तंतु या इसे काष्ठीय तंतु भी कहते हैं। मजबूत रेशे होते हैं, इन्हें बुन नहीं सकते यानी इन्हें बुना नहीं जा सकता। जाइलम में उपस्थित होते हैं, तो ये इसकी जो गुण धर्म है वो ध्यान में रखने की दारू जाइलम या जो अंतः जाइलमी तंतु होते हैं मजबूत होते हैं, बुन नहीं सकते हैं, जाइलम में उपस्थित होते हैं। और इसका उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है, मूंज के रेशे जो होते हैं, मूंज के रेशे वो क्या होते हैं, दारू तंतु या अंतः जाइलमी तंतु प्रकार के तंतु होते हैं। तीसरा प्रकार आता बास्ट फाइबर या बास्ट तंतु या इसे हम बाह्य जाइलमी तंतु भी कहते हैं। लचीले होते हैं और इन्हें बुन सकते हैं, गूथा जा सकता है। इन्हें फ्लोएम व परिरंभ से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, फ्लोएम व परिरंभ से। और इसके उदाहरण है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिबिस्कस सेप्डोविला। हिबिस्कस सेप्डोविला जो पटुआ जो पादप है इसका साइंटिफिक नेम है। और दूसरा है कार्कोरस कैप्सुलेरिस जो जूट का साइंटिफिक नेम है। क्रोटोलेरिया जुन्सिया ये सन का साइंटिफिक नेम है। तो पटुआ, जूट, सन इनके फ्लोएम से जो बास्ट फाइबर है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कैनाबिस सेटाइवा जो कि भांग का साइंटिफिक नेम है। लाइनम जो अलसी का साइंटिफिक नेम है। भांग और अलसी से जो बास्ट फाइबर प्राप्त होता है वो पेरीसाइकिल से प्राप्त होता है। ये आपका हो गया बास्ट तंतु या बाह्य जाइलमी तंतु। एक इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने नोट लगाकर यहाँ पर लिखा है, वो है मेरिया निविया। वो है मेरिया निविया जिसका रेशा 55 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। यानी इसके रेशे जो होते हैं ये सबसे लंबे रेशे होते हैं, सबसे लंबे तंतु होते हैं। और इसके तंतुओं को हम रेमी तंतु भी कहते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है, तो यही होती है बोहमेरिया निविया जो 55 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इस प्रकार से आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने दृढ़ोत्तक तंतु को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये हमारा जो सिंपल टिश्यू है वो कंप्लीट होता है। परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू कंप्लीट होता है और परमानेंट टिश्यू में हमारा जो दूसरा प्रकार आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।